अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने कल ना आपने जो परसों 3 केस दिए थे ना, मौलवी तमीजुद्दीन खान केस, 200 केस और अस्मा जिलानी केस, तो परसों मैं वो नहीं पढ़ सकी थी, तो कल मैंने इनमें से एक केस पढ़ा है, मौलवी तमीजुद्दीन खान वाला। उसमें से आई हैव 4 क्वेश्चंस। Okay, you have 4 questions. यस सर। Okay, Should I ask them right now or after the class, like at the end of the class? you can ask now. Okay, so my first question is that Maulvi Tamizuddin Khan said that Pakistan is a democratic state and that it should not follow the Government of India Act, right? Yeah, right. So the assembly should be dissolved. Yeah. So he said that the assembly should be dissolved. So sir, my question is, that was the decision of Sindh High Court even legal to stray away from a constitution or even an act on which a country was being run? Like, wasn't it like martial law, except that it wasn't done by the army? Come again. सर मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं। जी जी। सर जब सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था ना मौलवी तमीजुद्दीन का, तो उन्होंने डॉक्टर इन्होंने नेसेसिटी मुतारफ करवाया था। कह रहे थे इसके तहत इसका मार्शल लॉ वैलिड है। अगर जब अदारों के दरमियान तसादुम होगा, जब अदारे ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, तो फिर डिक्टेटर है वो अपना मार्शल लॉ लगा सकता है। उन्होंने डॉक्टर इन्होंने नेसेसिटी मुतारफ करवाया था। कहते इसके तहत इनका मार्शल जी बिल्कुल 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 ठीक अली महबूब जी। आमना आपका काइंडली जो है ना वो मार्शल लॉ वाला पोर्शन जो है ना मुझे रिपीट करें। क्या आपने पूछा, मुझे समझ नहीं आया वो। Sir, was the decision of Sindh High Court even legal, that they strayed away from a constitution or even an act on which a country was being run? Like, wasn't it like martial law, except that it wasn't done by the army? First thing, the martial law was not inflicted by the army. On that time, Yes, sir, it wasn't done by the army. yes. But then, like, wasn't the decision of Sindh High Court like a martial law? No. The decision which was made by the Yeah, Sindh but High they Court. strayed away from the constitution. No. Let me clear it. थोड़ी सी आपको ना इसमें है कि आपने एक तो आप मुझे कह रही हो कि जो मौलवी तमीजुद्दीन साहब जो थे वो इस फैसले को कह रहे थे कि सबसे पहली बात है कि उन्होंने ही ये फैसला वो लेके गए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो फैसला है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को खत्म करने का, ये जो फैसला है ये 1935 के एक्ट के मुताबिक किया गया है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन अ फ्यू डेज। So its constituent assembly cannot be dissolved. Its constituent assembly cannot be dissolved on an Indian act. ठीक है, उस पे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रोले पड़े थे क्योंकि 1935 का जो एक्ट था ना, it was giving more powers to the governor general. ठीक है, and it was not giving powers to the prime minister. So while making the new constitution, the preparations were कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें किसी हद तक गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं उनको कर्टेल कर दिया जाएगा।
तो जो मौलवी तमीज़ुद्दीन जो थे वो उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के स्पीकर थे, ठीक है। इन्होंने रिट की थी, इन्होंने कहा था कि ये जो फैसला किया गया है, इट वाज नॉट अबाउट द हु टुक द इनिशिएटिव ऑफ मार्शल लॉ, ठीक है। ये उस वक्त बहस थी नहीं कि मार्शल लॉ कौन लगा सकता है, कि उस वक्त सिकंदर मिर्जा जो है वो मार्शल लॉ उसने क्यों लगाया, या फिर उसने अल्लाह आपका भला करे आर्मी ने लगाया या नहीं लगाया। उस वक्त ये था कि जिस रूल के तहत ये लगाया जा रहा है कि आया वो रूल जो है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो पहले वो डिसीजन जो है उसको अपहोल्ड किया गया, उन्होंने कहा नहीं जी वाकई आप सही कह रहे हैं कि जी 1935 के एक्ट के मुताबिक तो एक आज़ाद मुल्क का वो असम्बली डिसॉल्व भी नहीं की जा सकती, ठीक है। अब उसके उस वक्त जो है फिर ये अली महबूब ने जो बात बताई, एक नया रूल मुतारफ करवाया गया एंड दैट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, ठीक है जी। ये रूल जो ऐसा था कि इस रूल के बाद से लेकर अब तक, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, कि इस रूल को जब मुतारफ करवाया गया तो उसके बाद से लेकर आज तक जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं वो सब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ऊपर लगे हैं जी। को बात क्लियर हुई आमना? जी सर पे इसके ही मुताबिक एक और क्वेश्चन है। जी जी पूछें पूछें। Like I've read that the Constituent Assembly was a sovereign body, आहिस्ता right? आहिस्ता आहिस्ता, आप जब थोड़ा तेज बोलती हैं ना फिर मुझे समझ नहीं आता, आहिस्ता। Okay, सर जो Constituent Assembly थी ना, it was a sovereign body, right? राइट। So if so, then Bogra's decision to repeal the Article 10 एक and तो ना introduce आपकी 220 आमना आवाज ना एक मिनट आमना, आपकी आवाज कट बहुत रही है, मतलब जब आप बोलना शुरू करती है ना तो आपकी आवाज कटने लग जाती है। सर अब आ रही है? हाँ मुझे आ रही है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा आराम आराम से आप क्वेश्चन करेंगी ना, फिर ये कि आवाज कट भी जाएगी तो मैं उसको पिकअप कर लूंगा। Sir, I've read that the Constituent Assembly was a sovereign body. Okay. But okay. why was Bogra's decision to repeal Article 10 and introduce 223A? They both were regarded as null and void. यार ये देखो Governor मैं General regarded them as, जी 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 so he regarded them as null and void. Now, so why is it so that the Constituent Assembly was a sovereign body? क्योंकि उस वक्त जो गवर्नर जनरल जो थे उनका, मैंने एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जो उस वक्त गवर्नर जनरल था ना, उसके जो इख्तियारात थे वो बेहद बेइंतहा थे, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो इख्तियारात थे ना, ये क्वीन ऑफ ब्रिटेन के ज़रिए इन्हें दिए गए थे। मतलब कि जिस तरह क्वीन रूल करती थी ना, ये बेसिकली गवर्नर जनरल जो था ये एट अ टाइम जो है ये हर चीज़ का बहुत मरकज़ होता था। मतलब ये सुप्रीम आर्मी लीडर भी होता था, आर्मी का सुप्रीम कमांडर भी होता था, ठीक है। और ये मुल्क की हर चीज़ को, तो इसके पास ये इख्तियारात होते थे। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो 90s में अगर हम उस चीज़ को देखें तो आपको पता है ना कि प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता था कि वो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर लेता था 58 2B के ज़रिए, पता ना आपको। Yes, sir. ये फिर आके ये बिल्कुल उसी तरीके से था, क्योंकि ये जो अपनी पावर्स था ना, ये किसी से ये उनको लेता नहीं था, ये खुद ही पावर का मरकज होता था। इसीलिए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना वो बनाने के लिए, क्योंकि देखो जो गवर्नर जनरल थे ना उनके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे। पाकिस्तान बनने से पहले जो आपको पता ही होगा कि जो गवर्नर जनरल आए थे उनके पास कितनी ताकत थी। तो वो कहते थे कि जी जल्दी से जल्दी नया कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसके ज़रिए जो गवर्नर की पावर, एक तो ये सबसे बड़ी रीज़न बनती थी उसकी कि गवर्नर जनरल जो था वो चाहता नहीं था कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है। तो जब माशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन बन भी जाता है तो उसके बाद फिर वही चीज़ होती है। तो इसमें ये बात आ जाती है कि उसको खुद अपनी पावर्स किसी से लेने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। वो जिस तरह एक मिलिट्री डिक्टेटर आ जाता है ना, ठीक है। अब जिस तरह माशाल्लाह मुशर्रफ साहब आए थे तो वो कहते थे जी पीसीओ के तहत मेरा हल्फ लो, ठीक है जी। वो यही होता था कि द माइट इज़ राइट, ठीक है। वो उनको किसी आर्टिकल की, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने काम करना होता है वो कर देते हैं। और बाद में जो जजेस होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि जजेस का जो बेंच बैठा था उन्होंने भी उस बाद में उसके हक में फैसला दे दिया था। उन्होंने कहा था ठीक है जी, ये इदारों में तसादुम का बहाना बना के, या ये जब भी कोई आर्मी डिक्टेटर आया उसने सबसे पहले यही हरकत की है, ठीक है। वो कोई इदारों का तसादुम बताता है, कोई कुछ बताता है, तो वो इनको किसी चीज़ को जो है ना वो छेड़ने की जरूरत नहीं। देखो आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि जब मार्शल लॉ लगता है, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स ही सस्पेंड कर दी जाते हैं। जब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया, फिर उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल? सॉरी सर। जी जी सर एक लास्ट क्वेश्चन है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, कैन आई आस्क इट? यस यस, गो ऑन गो ऑन। सर आपने कल बताया कि जो गुलाम मोहम्मद हु वाज देन गवर्नर जनरल, ही वाज जी इल। यस। सर जैसे कि अभी की कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट है, तो तब कोई ऐसा एक्ट नहीं था which stated that if there was any physical or mental incapacity that would result in his disqualification? जी वो द थिंग इज दैट के उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना ही नहीं था, ठीक है। उस वक्त पे नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशन थी। नहीं था। मैं आपको वही बता रहा हूँ, उस वक्त जो था ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज थी, ठीक है, जिनको कानून साज इदारे कह सकते हो, जिन्होंने आगे चल के मुल्क का आइन बनाना था, ठीक है। तो जाहिर बात है उस वक्त कोई ऐसी शिक नहीं होगी, तभी एक पैरालाइज्ड बंदा जो था वो आके बैठ गया। इनको मैंने आपको बताया था कि इनको कोई बंदा ही नहीं उस वक्त मिल रहा था, और इन्होंने कहा जी हम अपनी तरफ से कोई न्यूट्रल सा बंदा कोई ले आए जो लियाकत अली खान के बाद जो है ना वो एक तो मुल्क का नया आइन बनाने में मदद करे, ठीक है। और मजे की बात है उसका कोई रोल भी नहीं था मुल्क का आइन बनाने में। वो मेरे अगर इफ आई एम करेक्ट तो वो चौधरी मोहम्मद अली जो है ना उन्होंने मुल्क का आइन बना के वो दे गए थे, ये जो आ रहे थे और जा रहे थे वजीर आजम ना। तो ये तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने वक्त के साथ इवॉल्व किया है, ठीक है। मतलब पहले 56 का आया, उसको खत्म कर दिया गया, फिर 62 का आया, ठीक है, फिर 73 का आया। तो ये तो शिकें आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंक्लूड कर दी गई थी, ठीक है। और गवर्नर जनरल आपको पता है कि 1973 में तो गवर्नर जनरल का किसी को पता ही नहीं था, 1962 में पता था। तो वो डिफरेंट इरा था, उसके लिए डिफरेंट रूल्स थे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी और कोई बच्चा? और किस किस बच्चे ने रीड आउट किया भाई केसेस ये वाले? सर जो 200 केस और असमा जलानी वाले हैं ना, वो मैं बाद में रीड आउट करके, अगर कोई मुझे क्वेश्चन है तो मैं आपसे बाद में कर लूंगी अगली क्लास में। जी जी आप कर सकती हैं। आसमा जलानी का तो मैंने आपको बताया था कि ये तो, और भी उसके काफ़ी केसेस हैं। इस बुक में भी एक केस आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बुक रीड आउट किया है तो इसमें भी एक केस का साहिवाल की एक ब्लाइंड लड़की का जिक्र है। मैंने सर बुक में पढ़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं दिए हुए। इसमें सिर्फ वो उसका जो है ना बर्ड्स आई व्यू दिया हुआ है। जी सर। तो इसमें अब एक तो आसमा जलानी का जो है ना, इसके फादर जो हैं उनको एजेंसीज के थ्रू उठा लिया गया था। तो इसने जो है ना रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के थ्रू इसने केस लड़ा था, अपने वालिद को इसने रिकवर करवाया था। एक वो इसका बड़ा लैंडमार्क केस है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वाइफ ने भी करवाया था ना? जी जी बिल्कुल करवाया था, बिल्कुल करवाया था। जी सर। जी और कोई बच्चा? जी अली महबूब, आपने आपने और क्या पढ़ा? सर मुझे कल समझ नहीं आई थी, मैंने ना किसी बच्चे से पूछा था तो उसने मुझे केस बताए नहीं थे। तो ये आवाज कट गई है, आवाज कट गई है। आराम आराम, होता मुझे लगता है पता नहीं, आराम आराम से आपने बात करनी है। आप बहुत तेज बोलते हो ना तो आवाज कट जाती है मेरे पास। हाँ क्या कह रहे हो आप? जो मौलवी तमीजुद्दीन वाला, मैं कह रहा था जो मौलवी तमीजुद्दीन वाला केस था, ये मैंने जी पहले स्टडी किया हुआ था। जी जी जो जी। बाकी जो केस आपने बताए थे ना, वो केस मुझे पता नहीं थे और ना मैंने पढ़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये तो आप यार इंशाल्लाह आगे तो पढ़ते, दोबारा ये तो आप पढ़ते रहोगे ना आप इंशाल्लाह। अभी मैंने आपको बताया कि अभी तो आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर है यार, और आप लोगों ने तो अभी बेसिक्स जो हैं वो अपने पहले कवर करने हैं केसेस के लिए। तो
अच्छी बात है, अभी से आपको शौक हो गया है, लेकिन अभी बेसिकली जो आप लोगों का टाइम है ना वो है अपनी थ्योरेटिकल और इस तरह की चीज़ें फिलोसफी को समझने का। ये जब केस लॉ अभी माशाल्लाह आपका 4 साल पढ़े हैं आगे, बल्कि 4.5 साल पढ़े हैं, तो उसमें आपने केस लॉ ही पढ़ने हैं। उसमें ये होता है ना कि देखो अभी जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ोगे तब आपको रिट्स का पता लग जाएगा, ठीक है। फिर आपको पीपीसी के सेक्शन जब पढ़ाए जाएंगे, फिर आपको सीआरपीसी पढ़ाई जाएगी, सीपीसी पढ़ाई जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग इसका रखें, लेकिन आप लोग ना सब्जेक्ट वाइज भी अपनी चीज़ों को लेकर चलें, क्योंकि आपका मुझे अभी बता रहे थे कि अभी तो इस पार्ट में आपका लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, मतलब लीगल स्टडी ऑफ पाकिस्तान और पता नहीं और कौन कौन सा, मतलब लॉ का जो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं आप लोगों का। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप लोग? सर एक टोट है, एक टोट हो गया, ठीक है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ओके, पॉलिटिकल साइंस है, ओके, इस्लामियात है ओके, और लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। हाँ ठीक है। मतलब ये नहीं हम कह सकते कि लॉ नहीं है, लेकिन जो खालिस लॉ जो है जो शुरू होता है वो मेरे ख्याल में आपका ना 4 सेमेस्टर्स के बाद ही शुरू होगा मेरे ख्याल में। यस सर, हाँ, 4 के बाद ही शुरू होता है। लॉ ऑफ थॉट आपको वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे हिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ रहे हो? सर हिस्ट्री में सर पता नहीं क्या पढ़ाई जाते हैं सर, अजीब अजीब सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आजकल। जी, आमना क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को हिस्ट्री में? सर एक्चुअली जो हिस्ट्री के सर है ना वो किसी को भी समझ नहीं लगती वो क्या पढ़ा रहे हैं। उनसे हम लोग ने काफी बार कहा है कि आप मतलब सर पता नहीं वो क्या पढ़ा रहे हैं, किसी को भी नहीं पता। सर वो अजीब अजीब से टॉपिक पढ़ाते हैं, कभी हमने सुने भी नहीं होते, नाम भी ना टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं ऊपर से बाद फिर अल्लाह हाफिज है हमारा भी। नहीं तो आप लोग जो हो वो बाज का तो पता क्या ऐसे होता है, हालांकि मैं नहीं हूँ टीचर को जानता, लेकिन ये है कि जो पढ़ा रहा होता है ना टीचर, या तो फिर इसका ये मतलब होता है कि वो अपनी क्लास को नहीं समझ रहा, क्लास से हाई जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा ना तो वो डेफिनेटली इसका मतलब है वो आप लोगों से हाई जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो एक आधी बार का, सर हमें आपका जो है ना आप जो बता रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा, इससे इसमें सर उनसे मतलब। बहुत बार कहा है। अच्छा, तो क्या कहते हैं? वो इग्नोर करके अगले दिन वैसे लाइक वैसे ही होता है। अच्छा, तो नहीं आपको कोई एक टॉपिक तो पता होगा ना कि कौन सी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं, गंधारा हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री यूएसए पढ़ा रहे हैं? हमारा ना सर ये वाली नहीं पढ़ा रहे, कभी पढ़ाते हैं आहिस्ता 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 एक एक करके। सर वो ना एक्चुअली पढ़ाते सारा उर्दू में, वो किसी उर्दू की बुक से फुल रीड आउट कर रहे होते हैं, वो समझाते भी नहीं है। और उस वाली बुक के अंदर इतने मतलब उर्दू के वो शुस्ता वर्ड्स होते हैं ना कि हमें समझ भी नहीं लग रही होती वो क्या बोल रहे हैं। तो हमने आगे पेपर तो इंग्लिश में देना, हमने उनको बहुत बार कहा कि सर आप ऐसे लाइक रीड आउट मत करें, लेकिन वो फिर भी मतलब यही करते हैं, कुछ समझ नहीं लगती उनको। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी, आपका लैंग्वेज का मसला हो गया। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि टॉपिक क्या होता है, वो टॉपिक भी तो पता लगे ना कि कौन सी टॉपिक ये वाले होते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया, तकसीमी बंगाल हो गया, उर्दू की कंट्रोवर्सी ये पढ़ा है, उसके बाद जामिया मस्जिद कानपुर पढ़ा दिया है और जलियांवाला बाग पढ़ाया है, आज तारीख खिलाफत पढ़ा रहे थे, ये वाला टॉपिक पढ़ाए उन्होंने। 1919 जलियांवाला बाग हो गया और शिमला कॉन्फ्रेंस 1946 मेरे ख्याल में हो गई, और उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 हो गई। और अच्छा, और तो ये तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं यार, इसमें कोई ये कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है कि जो आप लोग कह रहे हो कि मैं समझ ही नहीं आ रही। मैं तो डर के, मैंने कहा शायद आपको कोई वो गंधारा सिविलाइजेशन पढ़ा रहे हैं, या फिर आपको अपना ये जो थी, मतलब मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में था तो हमें तो वो पढ़ाते थे बुद्धा को सारा, फिर गंधारा, फिर और पता नहीं क्या उसे कहते हैं ये जो मोहनजोदाड़ो, और मतलब हमें तो ये इनकी सारी हिस्ट्री पढ़ाते थे। अली महबूब आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी, आपकी तो आमना से भी ज्यादा प्रॉब्लम बोलते हैं ना, तेजी में बोलते हैं कि ना वो लिखा भी नहीं जाता साथ के साथ, फिर ना उसके बाद में ना नोट्स दिए उन्होंने, ना फिर कोई सेंड करते हैं। मसला ये
एक टॉपिक चलो मुझे समझ में आ गया, पर अली महबूब आपके ना सिग्नल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या फिर शायद मुझे लगता है अल्टीमेटली मेरे ना आ रही हो प्रॉब्लम। नहीं नहीं सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही। ये बात अली महबूब करता है ना तो बिल्कुल आवाज़ कटने लग जाती है। सर दरअसल उनको ना प्रॉब्लम है एक सर क्या? को, उनके ना नेट इशू है, उनके सर इंटरनेट इशू है और उनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं आती। अच्छा। तो आई थिंक सर उनकी उसी की वजह से ना हम जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे। उन्होंने पढ़ा तो दिया है लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो यार ये पता क्या, अंडरस्टैंडिंग का। ये थोड़े से जो टॉपिक्स हैं ना, जो ये वाले टॉपिक है, जो ये शिमला कॉन्फ्रेंस और उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, और ये जो ख़ास तौर पे जो पीरियड शुरू होता है ना 1900 से लेके 1947 तक का, ठीक है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। अब हम लोगों की भी एक हिस्ट्री ऐसी है कि आज ही हम हर चीज़, हमने बस यूं ही लगता है कि हमने सारा कुछ उसके दरमियान में ही किया है। मतलब इतनी चीज़ें होना शुरू होती हैं 1905 में तकसीम बंगाल, 1911 में उसका बंगाल का दोबारा वापस आ जाना, फिर कितने हमारे लॉर्ड्स चेंज हुए हैं। पहले मतलब कि लॉर्ड माउंटबेटन तक हम लोगों के कितने लॉर्ड चेंज हो गए हैं, ठीक है। पहले लॉर्ड कर्जन था, फिर कोई आया, फिर कोई आया। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। इसके लिए आप लोगों के लिए ना छोटा सा सजेशन ये है कि आप लोग इसको एक छोटी सी इसकी हायरार्की बना के रखो, नोट्स अपने बनाओ, ठीक है। नोट्स, क्योंकि देखो मुझे पता था कि बच्चों को ये वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक डिफरेंट बुक से पढ़ाया कि कल को जब आप लोगों ने पेपर देने होंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि जो न्याजी साहब की बुक है ना, उसको पेपर पास करने के लिए है कि उसको आपको बैठ के पढ़ना है, और वो मुझे पता है माशाल्लाह आधे से ज़्यादा क्लास अगर आपकी 60 बच्चों की है तो उसमें से 15 बच्चे भी नहीं होंगे जिन्होंने किताब खोल के बॉदर करना है। तो जब आपको अपनी क्लास का पता है कि बच्चे किस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो आप उस तरीके से चलो। एक तो बच्चे रीड आउट बिल्कुल नहीं करते, जो कि आपके लिए अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप रीड आउट नहीं करोगे, अगर आप रीड आउट नहीं करोगे ना तो आप कभी लिख नहीं सकोगे। दो असूल जिंदगी के हमेशा याद रखना, इफ़ यू वांट टू बिकम अ बेटर स्पीकर, ठीक है, देन यू हैव टू लिसन, ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू राइट बेटर देन यू हैव टू रीड, ठीक है। ये दो असूल जो हैं आपने बोलना है, ठीक है। मैं मतलब वक्त के साथ साथ आपको बच्चों के हिसाब से एलेबोरेट करना पड़ता है, अपने अपने ज़ात को ना इवॉल्व करवाना पड़ता है, क्योंकि यही बच्चों का मसला होता है। कि मेरे भी कुछ 2-3 इश्यूज थे, ठीक है। एक, मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बोलता था, बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलता था। वो बच्चों के इश्यूज आने लग गए कि जी उन्होंने कहा कि सर बहुत तेज़ अक्सर पढ़ा जाते हैं, वो आता है, मतलब उन्होंने मेरे से ही बात की। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जो मेरे में आ रहा है आप मुझे बताएं, उसको मैं करूँगा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करूँ। और अब हम लोगों की क्लास में भी जो क्लासेस होती रही हैं उसमें भी मैं आखिरी वक्त तक यही कोशिश करता रहूँ कि किसी तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो चीज़ वो आपको समझ आ जाए। इसमें यह तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना वक्त से पहले कहते हो कि क्वेश्चन को पढ़े बगैर आप लोग कहते हो कि जी हमें इसका जवाब मिल जाए। हाँ, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, आप लोग कहते हो, मैं इसलिए शुरू से आपको कहता रहा हूँ कि जी जब मैं अपना टॉपिक पूरा कर लूँगा ना तो आप लोग उसके बाद क्वेश्चन किया करो। उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि जिन चीज़ों का जवाब टॉपिक के अंदर ही आपको दे देना होता है ना मैंने, और ये मुझे सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर थोड़ी सी मुझे इशू होता है कि आप लोग बिल्कुल रीड आउट नहीं करते। और अब आप जिस तरह बता रहे हो कि अब जो आजकल फेज चल रहा है, ठीक है, अब ये हमारी कितने बच्चों की क्लास है, माशाल्लाह देखो 60 बच्चों की क्लास है और उसमें 14 बच्चे आए हैं, ठीक है। अब इसमें पढ़ाने वाला भी क्या करे, आपको पता है कि आपकी एक ऑडियंस है, आपके स्टूडेंट्स हैं, वो इस तरह इतनी तादाद है उनकी 59 से 60। आपने उनके लिए तैयार होके आना है, आपने उनके लिए लेक्चर के फुट नोट्स बना के आने हैं कि बच्चों को आप साथ साथ बताते जाओ, ठीक है। अब जब पता है कि जी 10 बच्चे आ रहे हैं, 12 बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें बेसिक हम लोगों की तो जिम्मेदारी है, बेशक एक भी बच्चा है हमने पढ़ाना है, ठीक है, जिम्मेदारी तो हमने अदा करनी है, उसका तो हम पे कोई नहीं है। लेकिन जो एक आप में जो एक आप कह लो कि जज्बा होता है ना, वो जरा स्टूडेंट देख के बंदा थोड़ा सा हो जाता है कि यार मतलब बच्चे ही इतने कम आए हैं। अब मैं आज भी देख रहा हूँ कि माशाल्लाह 15 हो गए हैं, तो हम लोगों की तादाद तो देखो ना कितनी ज़्यादा है।
सर देखिए बाज लोग बैकग्राउंड एरिया से हैं, कुछ फाटा से हैं, बलूचिस्तान से हैं, कुछ गाँव, सर उनको इंटरनेट इशू की वजह से वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। तो सुभान, और सर आपको वो पता ही है तुम्हारी बात ऑनलाइन सही है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, आपकी 50 बच्चों की अगर क्लास है तो उसमें से क्या अभी 35 बच्चे फाटा से हैं? 5 बैकग्राउंड होंगे, एरिया से 10 भी हैं, होंगे, कुछ बैकग्राउंड होंगे। हाँ, जड़ामाला से हैं और काफी दूर दूर से भी हैं। जड़ा वाला में 3G 4G नहीं आता। सर स्टूडेंट की यही कंप्लेन होती है कि उनके पास जो है ना नेट अवेलेबल नहीं। एक तो जिनके घर में पीटीसीएल अवेलेबल है ना, वो तो पाकिस्तान के किसी भी नुक्कड़ में मौजूद है, अगर वहाँ पे अगर पीटीसीएल अवेलेबल है। लेकिन ये है कि ये भी पॉइंट आपका वैलिड है, इसको हम वो नहीं कर सकते, इसको हम इग्नोर नहीं इस पॉइंट को कर सकते कि जी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये बिल्कुल एक हकीकत है, क्योंकि मुझे भी इसका। जी क्या कह रहे हैं हसन शराज? सर पीटीसीएल अगर लगा भी हो फिर भी नेट चला जाता है गांव में। तो आप पीटीसीएल का बिल दिया करो ना। पीटीसीएल का वैसे है ये प्रॉब्लम। पीटीसीएल जरा सा शहर के अंदर जरा सी बारिश भी अगर हो जाए ना, जरा से भी थोड़ी सी गड़बड़ अगर हो जाए तो पीटीसीएल साहब जो है ना वो काम करना छोड़ देते हैं। ये आप लोग सही कह रहे हैं। हाँ नहीं, चाय नहीं मैंने पीनी, मुझे बस एक गिलास और गिलास। और ये बहुत ज्यादा नमक था उसमें। हाँ यार शराज थोड़ा सा ऊंचा बोलो, तुम्हारी भी आवाज इतनी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। क्या रोस्ट करेंगे, क्या बोलेंगे? क्या कह रहे हो वैस? एहसन जी, एहसन क्या कह रहे हो? सर उसकी आवाज ही नहीं आ रही। एहसन की भी नहीं आ रही। और ये वैस इकबाल क्या कह रहा था? फोर 853 क्या कह रहे थे आप? सर कुछ नहीं कह रहा। अच्छा बच्चों, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, फिर नहीं तो फिर हम इसको आगे लेके चलें। कोई और बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो। सर जब मार्शल लॉ लग गया था 1958 में, तो फिर सर 200 खान को सजा हो गई थी कि नहीं, जो उसने सर मर्डर कमिट किया था? ये क्वेश्चन है जी। इसके अलावा क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है, सर जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था तो मुशर्रफ ने लोगों को एनआरओ दिया था, तो लोगों पे काफी केसेस भी थे, वो बाद में केस उन पे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? तो अल्लाह के बंदो, हम लोग अभी 1958 में फिर रहे हैं, आप छलांग लगा के वो एनआरओ पे आ गए हो। इस तरह बना किया करो यार, सवाल पूछने का ये थोड़ी मतलब है कि आप लोग इतनी लंबी छलांग लगाना शुरू कर दो। उस पर भी आएंगे हम, अगर आप मुझे कहोगे ना तो हम उसके लिए डिस्कशन सेशन रखेंगे इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ 1947 से लेकर अब तक, ठीक है, क्योंकि वो फिर बात है, एक तो फिर बात ये ना कि बात इधर से उधर निकल जाती है, ठीक है। और मैं भी कहाँ से कहाँ वो, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से ये लीगल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ा रहा हूँ, ओ हेलो, मैं जिस तरीके से आप लोगों को लीगल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, इसमें मैं ज़्यादातर आपको वाक़यात इसलिए आपको बताता हूँ कि आपको जब मैं कोई ना कोई बीच में वाक़या कोट करता हूँ ना, तो उससे आपको याद रहेगा कि जी ये चीज़ इस तरीके से है। मतलब अब ये कोई बेसिक ज़रूरी तो नहीं था बताना कि गवर्नर जनरल जो थे वो पैरालाइज थे, या उनको बोलने में कोई इशू आता था, या उन्होंने एक अमेरिकन सेक्रेटरी रखी हुई थी, ठीक है। लेकिन वो बताने का मकसद क्या था कि आप लोगों को कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना और कुछ फन फैक्ट्स जो हैं वो आपको याद रहें। तो मैं मतलब एक तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 1947 से लेके 1958 तक मेरे से आप कोई क्वेश्चन पूछें ताकि मैं उसको आपको बता सकूं। सर एक और क्वेश्चन है जी
सर जब सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ लगा दिया था तो सर वो सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल तब लॉ लगा दिया था हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सर मार्शल लॉ को लीगल डिक्लेयर कर दिया था ना। हाँ तो सर तब आर्टिकल 6 सर नहीं था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। यार मैंने आपको वही तो बताया कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसने वक्त के साथ साथ इवॉल्व किया है। जी सर। आपको एक बात मैं पहले भी बता रहा हूँ कि देखो बच्चों, जब भी कोई मार्शल लॉ लगता है ना, ठीक है, मेरी बात याद रखना, तब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई जिक्र ही नहीं होता, किसी आर्टिकल का कोई चक्कर ही नहीं होता। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी जी पूछे। सर ये धांधली के बारे में सर आपका क्या ख्याल है? धांधली के बारे होती में है या बस वैसे ही? सर धांधली होती है या बस वैसे ही लोग मतलब क्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज वाले? यार इसमें ना अब कहने को है तो ये फिर भी सवाल ये थोड़ा आपने वही पूछ लिया, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है ना कि धांधली के बगैर जो कुछ इलेक्शंस हुए थे ना, एक हुए थे, अल्लाह को खुश रखे, और मुझे किसी का पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जब भी हमारे पाकिस्तान में आई है ना, वहाँ से हमारी अवाम का शऊर पता लगता है। हम लोगों का एक डिक्टेटर था, वो साफ खुले लफ्जों में कहता होता था कि मेरे ख्याल में, अब मुझे याद है, देखो मैं वही बात आपको फन फैक्ट बताता हूँ तो मुझे भूल जाता है, अयूब खान था या मेरे ख्याल में जनरल अयूब ही था, वो साफ लफ्जों में कहता होता था कि हमारी जो अवाम है ना, वो इस काबिल नहीं है कि उनके हाथ में वोटिंग का वो दें। लिटरली मतलब उसके अल्फाज होते थे। वो कहता था कि देखो, आपको पता ना इलामा इकबाल भी डेमोक्रेसी के बारे में या ये जो हमारा वोटिंग सिस्टम है इसके बारे में क्या कहते होते थे। उनका शेर है ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला गिना नहीं जाता जाता। ठीक है, इस तरह तोला करके नहीं, शेर था, हो सकता है कि पीछे थोड़ा हो गया हो। अब गिना करते हैं तोला नहीं करते। ठीक है, उसमें अब ये हिसाब है जी, अल्लाह को खुश रखे, कि अयूब खान भी यही कहता था। वो कहता था कि जी पाकिस्तान की तो अवाम इस काबिल ही नहीं है अभी हुई, उनके अंदर इतना पॉलिटिकल इंसाइट ही पैदा नहीं हुआ कि वो किसी को इलेक्शन के थ्रू लेके आए। तो इनके ऊपर जो है ना मार्शल लॉ ही मुसलत रखना चाहिए, मतलब ये कोई बात है करने वाली। तो ये जो हम लोग, अगर मैंने को अपनी ज़िंदगी में चीज़ देखी है ना, एक सिर्फ पार्टी है वाहद आपके मुल्क में, ठीक है, काम जिसने कोई अच्छा नहीं किया कि जिसने करप्शन की, इसी वजह से तो आप मौका देते हो। पीपल्स पार्टी वाहद पार्टी है कि ये जब भी आई है ना, ये बगैर धांधली के आती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे देखो, जब मुशर्रफ गया 2007 में, 2008 में ये पीपल्स पार्टी आई है, ठीक है। तो कितनी मज़े की बात है, ये आप और हम है कि हमने माशाल्लाह यूसुफ रज़ा गिलानी और जरदारी को खुद अपना सदर बनाया। ये हमारी अवाम का आज तक का पॉलिटिकल इंसाइट है। कैसी हैरत वाली बात है। कैन यू इवन इमेजिन कि हमारी अवाम, अगर आप कभी सोचोगे बैठ के, बीबी मोहतरमा के शहीद होने के बाद, ठीक है, हम लोगों ने सिंपैथी के वोटों पे पीपल्स पार्टी को जिता दिया। क्या आप लोग मानते हैं पीपल्स पार्टी का अपना सिंध में क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका पंजाब में क्या है? लेकिन देखो कि ये एक वाहिद जमात है जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। हाँ, नहीं हुआ। शाह जी इन्ने चक्कर लवाई जाते हैं ਤੁਹਾਡੇ। अच्छा एक मिनट बैठो, मैं तुम्हें दसना। अच्छा, हेलो। यस सर। तो ये धांधली जो है ना, वो अमूमन इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जो है ना, वो आपके मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं आती। तो धांधली जो है वो बगैर धांधली के, मैंने आपको बताया कि 1 या 2 बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में इलेक्शन हुए हैं जिनको बड़ा शफाफ इलेक्शन कहा जाता है। एक मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, ठीक है। और पता नहीं अब उसमें भी हम किस हद तक कह सकते हैं, क्योंकि इस जमात का एक मैनिफेस्टो पहले दिन से जो माना गया ना, वो ये है कि ये किसी भी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं मिल सकते। खैर ये एक अलहदा बात है, लेकिन अब ये तो फिर से कंट्रोवर्शियल बातें आ जाती हैं और आपके लेवल से काफ़ी होती हैं। ठीक है, आज का सेशन हम लोग ने क्वेश्चनिंग आंसरिंग के नज़र कर दिया। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो फिर हम इसको आगे टॉपिक को करेंगे। ठीक है बच्चों? जी जी सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर। ओके जी, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।